गुड मॉर्निंग बच्चों। जो आज का हमारा चैप्टर है उसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। अब एटम और मॉलिक्यूल्स को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि इस चैप्टर को समझने में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक, अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, शुरू करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। पहला देखो, पहला वर्ड जो है इस चैप्टर में वो क्या है, एटम। ठीक है, तो जो पहले के साइंटिस्ट थे जैसे डेल्टन है, वो बोलता था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। उसने बोला एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, कि एटम से छोटा दुनिया में कुछ नहीं है। या ये कह दो कि उसने बोला कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है। किसने बोला था, डेल्टन ने। इसकी थ्योरी है हमारे चैप्टर में, पूरा पढ़ाएंगे। डेल्टन ने बोला, ठीक। डेल्टन ने बोला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कि एटम से छोटा कुछ नहीं होता। बाद में डिस्कवरी हुई तो पता चला कि एटम जो है वो प्रोटॉन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन, इन तीन पार्टिकल से बना है। ठीक, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। डेल्टन ने बोला कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बाद में क्या पता चला कि नहीं, एटम इज नॉट ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो पहला ये बात आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, पहली बात दिमाग में रहनी चाहिए कि एटम इज नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम जो मैटर का है वो सूक्ष्मतम कण नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। व्हाई इट इज सो? क्योंकि वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। पहली बात कि एटम इज नॉट ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। व्हाई? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, क्योंकि जो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है वो इससे छोटे होंगे ना, तभी तो मैं कह रहा हूं कि इनके मिलने से ये बना है। तो ये जो एटम है इससे छोटे क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और इन तीनों को एक नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका? सब एटॉमिक पार्टिकल। तो पहली बात आपकी क्लियर हो गई क्या, कि एटम इज नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल। कौन बोलता था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल? डेल्टन बोलता था। तो डेल्टन ये बोलता था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को दूर किया, इस भ्रम को दूर किया। क्या बोला कि एटम इज नॉट ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। व्हाई इट इज सो? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन को हम ऐसे लिखते हैं P पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव और न्यूट्रॉन को N के ऊपर 0, यानी ये न्यूट्रल है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो कॉन्सेप्ट यहां से आपने क्या लिया कि एटम इज नॉट ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में आप देखते हो कि आपका कमरा अलग है, मम्मी पापा का कमरा अलग है, गेस्ट रूम अलग है, सबको रहने के लिए जगह बनाई गई है घर में। तो एटम के लिए भी, एटम के अंदर भी जो उसके तीन पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, उनके लिए भी जगह बनाई गई है। देखो, एटम जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और उसके चारों तरफ जो घेरा होता है उसको बोलते हैं शेल, SHELL। अब मान लो ये हमारा घर है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर दो मेंबर रहते हैं। कौन कौन से वो मेंबर हैं? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और शेल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। ये क्या है? हमारा एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब देखो हमने पढ़ा अभी कि जो एटम है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर अब कोई आपसे पूछे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं, तो हम बोलेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं। अगर कोई पूछे कि जो एटम है
उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन सेल में रहता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो हमने क्या देखा कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो घर है वो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन का जो घर है वो सेल है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और का घर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन का घर शेल है। और एटम कितने पार्टिकल से बनता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इतनी बातें क्लियर है? आगे देखो। अब देखो, सपोज करो कि तुम्हारे पास 10 रुपए है, तो 10 रुपए होगा तो प्लस में होगा ना, माइनस में चीजें आप दिखा नहीं सकते। जैसे मेरे पास -10 है, तो क्या मैं दिखा पाऊंगा तुमको? नहीं दिखा पाऊंगा। तो मैंने कहा तुम्हारे पास 10 रुपए है, इसका मतलब प्लस में ही होगा 10, माइनस में 10 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, माना जाता है। तो तुम्हारे पास 10 रुपए है, मेरे पास 0 है, इसका सम क्या आएगा? +10 आएगा। अब सोच रहे हो सर मैथ क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी पता चलेगा। तुम्हारे पास 10 रुपए है, मेरे पास 0 है, इसका सम क्या आएगा? +10। ठीक, तुम्हारे पास 10 रुपए था, मैंने 10 रुपए तुम्हारा खा लिया, क्या आएगा सम इसका? 0। बचा क्या आपके पास? 0। यहां क्या बचा? +10। अब ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियस है, इसमें कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज है? कोई चार्ज नहीं। बचेगा क्या? पॉजिटिव बचेगा, इसीलिए बता रहे थे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो एक पे पॉजिटिव है, एक पे कुछ नहीं है, तो क्या बचेगा? पॉजिटिव ही तो बचेगा। दोनों को जोड़ दोगे तो किसी के पास 10 रुपए है, किसी के पास 0 है, दोनों के धन को जोड़ोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव में ही आएगा ना, माइनस में तो आएगा नहीं। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए ओवरऑल न्यूक्लियस पे क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। कोई पूछेगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट न्यूक्लियस इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो हम बोलेंगे इसलिए क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए कुल चार्ज पॉजिटिव आता है। अगर आप दूसरे शब्दों में क्या बोलोगे? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसीलिए ओवरऑल चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। एग्जाम्पल कैसे दे सकते हो? जैसे तुम्हारे पास +10 रुपए हैं, तो ऑब्वियस है प्लस में होगा। मेरे पास 0 है, दोनों को जोड़ दो तो आंसर किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। तो न्यूक्लियस इसीलिए क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब एक बात जो बताने जा रहा हूं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिए, कभी भूलिएगा नहीं। स्टार बना देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब सुनो, तुम्हारे पास 10 रुपए है और मेरे पास -10, जोड़ोगे तो क्या आएगा? 0। और 0 को केमिस्ट्री में, मैथ तो है नहीं, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। मेरे पास 10 रुपए थे, तुम्हारे पास -10, जोड़ दिया हमने, 0 आ गया। या ये कहो कि मेरे पास 10 रुपए थे, तो तुमने 10 रुपए खर्च कर दिए, क्या बचा? 0। इसी 0 को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? न्यूट्रल। अब सुनो, जितना प्रोटॉन होता उतना इलेक्ट्रॉन, तो जितना प्लस होता उतना माइनस, तो कट के क्या बचेगा? 0। और इसी 0 को क्या कहते हैं? न्यूट्रल। अब यहां से 2 बातें पता चली। क्या वो बातें? क्या है वो बातें? ये है कि जो न्यूक्लियस होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो दोनों को जोड़ोगे तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आएगा। एटम जो होता है उस पे कैसा चार्ज होता है? तो एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? तो एटम न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, इसलिए एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। प्लीज ये भूलिएगा नहीं कि किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। बात समझ में आई आपको? किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। एक बार और बता रहा हूं कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, तो ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव आएगा। ठीक,
एटम न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना न्यूट्रॉन होता है, तो प्लस से माइनस कट जाता है और जीरो आ जाता है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे जीरो, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि इलेक्ट्रॉन सेल में रहता है। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रोटॉन पे वो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए ओवरऑल चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है? एटम न्यूट्रल क्यों होता है? तो एटम न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ओवरऑल चार्ज क्या आता है? जीरो आता है, जिसको केमिस्ट्री की भाषा में न्यूट्रल कहते हैं। बात समझ में आई? अब देखो एटम के कुछ सिंबल्स हैं, जैसे मिटाते हैं इसको। देखो एटम के कुछ सिंबल्स हैं, जैसे मान लीजिए हमको वो डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड का सिंबल है, मल्टीप्लाई का है, प्लस का है, माइनस का है। उसी तरह एटम के भी सिंबल होते हैं, ठीक। जैसे ये मैंने लिखा सोडियम, तो ये सोडियम का सिंबल है। ये मैंने लिखा एल्यूमिनियम, इसका सिंबल है। ये मैग्नीशियम का है, ठीक। सिल्वर का है, गोल्ड का है, कॉपर का है, जिंक का है, प्लेटिनम का है, मोलिब्डेनम का है, बहुत सारे हैं। ऑक्सीजन का है, फ्लोरीन का है, हाइड्रोजन का है, ये सारे क्या हैं? सिंबल्स हैं, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई। अब मान लो, ठीक, मान लो हमारे पास एक एटम है, ठीक। एक एटम है, उसका नाम X है। एक एटम है जिसका नाम X है। हमने यहाँ एक नंबर लिखा, मान लो हमने लिखा 11 और यहाँ लिखा 23। तो जो नीचे रहता है उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। जो नीचे रहता है उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। जो ऊपर रहता है उसको कहते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास। अब ध्यान से देखना, हमने लिखा यहाँ सोडियम, ठीक। नीचे लिखा 11, ऊपर लिखा 23। तो जो नीचे रहता है उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। जो ऊपर रहता है उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। मान लो हमने लिखा मैग्नीशियम 12 और 24। तो जो नीचे रहता है वो एटॉमिक नंबर, जो ऊपर रहता है वो एटॉमिक मास। इतनी बातें समझ में आ गई। अगला सवाल क्या आएगा कि सर एटॉमिक नंबर होता क्या है? तो एटॉमिक नंबर क्या होता है समझाते हैं। देखो हमने यहाँ एक एटम माना था X, ठीक। यहाँ जो रहता है, मान लो यहाँ मैंने 11 लिया, वो क्या है? एटॉमिक नंबर। और यहाँ 23 लिखा, ये क्या है? एटॉमिक मास या मास नंबर लिख लो, मास नंबर, ठीक। अब देखो एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बन गया स्ट्रक्चर। इसमें कौन कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनो, किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मतलब क्या? अगर किसी एटम में 4 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 4 होगा। मान लो किसी एटम में 4 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 4 होगा। उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। अगर किसी एटम में 6 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 6 होगा। अगर किसी एटम में 10 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 10 होगा। अगर किसी एटम में 50 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 50 होगा। अभी मैंने आपको 2 बार 3 बार चिल्ला के बोला था कि ये भूलना नहीं है कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जितना प्रोटॉन होता है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी एटॉमिक नंबर कहेंगे। कैसे? मैंने बोला कि किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो जब अगर मान लो मैं कहूं कि मेरे पास 100 रुपए है और आपके पास 50-50 रुपए के 2 नोट हैं, और किसी के पास 20-20 रुपए के 5 नोट है, और एक और बंदे के पास 10-10 रुपए के 10 नोट है, तो बात तो बराबर है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ रहता है? प्रोटॉन प्रेजेंट
in a nucleus is called atomic number। बात समझ में आई? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन, किसी भी एटम के में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, या ये कह सकते हो किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसका एटॉमिक नंबर होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वी नो दैट वेरी वेल दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही रीजन है कि एटम न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। अब जैसे मैं पूछूं कि केमिस्ट्री में किस चीज का सिंबल है, तो आप बोलोगे प्रोटॉन का। मैं पूछूं ये किस चीज का सिंबल है, तो आप बोलोगे न्यूट्रॉन का। मैं बोलूं मैथ में ये किस चीज का सिंबल है, तो आप बोलोगे सर प्लस का। मैं बोलूं केमिस्ट्री में ये किस चीज का सिंबल है, तो याद रखो ये एटॉमिक मास का है। फॉर्मूला बन गया एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी अगर सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को संख्या को जोड़ देंगे तो एटॉमिक मास बन जाएगा। बहुत आसान है। किसी भी एटम में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को एटॉमिक मास कहते हैं। मान लो एक एटम है, इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन है, तो क्या करेंगे 6 + 6 12, तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। एटॉमिक मास या मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है? किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होता है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक मास क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पर जो आता है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक, अब देखो मिटाते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आगे, अगर मैंने लिखा N11 और या यहाँ कहीं भी लिख सकते हो 11 और 23, तो नीचे वाला क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन या जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ये क्या है? P + N, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक, अब देखो नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है। अब जैसे मान लो मैंने लिखा 1H1 1H2 1H3, तो सबका नीचे वाला ये क्या है? एटॉमिक नंबर है ना। देखो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग अलग, एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास अलग अलग, तो उसको कहते हैं आइसोटोप्स। सुनो गौर से, एटॉमिक नंबर सेम तो सबका 1 1 है ना, और एटॉमिक मास एक का 1 है, 2 और 3 है। एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास अलग अलग, उसको आइसोटोप्स। दूसरा देखो पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका 20। एटॉमिक नंबर अलग अलग, एटॉमिक मास सेम, तो इसको क्या कहते हैं? आइसोबार्स। बहुत आसान है। एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास अलग अलग, आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर अलग अलग, एटॉमिक मास सेम, आइसोबार्स। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि कल को जब मैं ये चैप्टर शुरू करूंगा तो आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। आपको कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, इसको ध्यान से पढ़ना है। अगर ये समझ जाओगे तो चैप्टर बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एटम। ठीक, वो किससे बना है, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं। अब देखो एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो एरो के टेल की तरफ जो होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट। एरो के हेड की तरफ जो होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक, याद रखना।
अब कुछ चीजें बताता हूँ बेसिक, ध्यान देना, मिटाता हूं इसको। जैसे मान लो मैंने लिखा a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, मतलब a और b के मिलने से c और d बन रहा है। ठीक, पहला कंडीशन। a और b रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब यहां मैंने लिखा c प्लस डी, यहां पे मैंने ऐसा सिंबल बनाया, तो ये ट्रायंगल है ना, मैथ में ट्रायंगल है, केमिस्ट्री में मतलब है a और b के मिलने से c और d तभी बनेगा जब इसको हिट करेंगे। इस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? हिट करना। अब अगला देखो, मैंने लिखा a, इसके ब्रैकेट में लिखा s, मैंने लिखा b, इसके ब्रैकेट में लिखा l, मैंने लिखा c, इसके ब्रैकेट में लिखा g, मैंने लिखा d और इसके ब्रैकेट में लिखा s। मतलब a है वो सॉलिड है, b लिक्विड है, c गैस है, d सॉलिड है। ये बेसिक चीज है। ठीक, अब अगला देखो, अगला मैंने लिखा a प्लस बी और यहां लिखा 273k, यहां लिखा c प्लस डी। a प्लस बी रिएक्टेंट है, c प्लस डी प्रोडक्ट है, मतलब a और b रिएक्टेंट के मिलने से c और d तभी बनेगा जब टेम्परेचर 273 केल्विन हो। अब मैंने लिखा a प्लस बी, ऊपर लिखा 273k और नीचे लिखा 1 atm और लिखा c प्लस डी, मतलब a और b के मिलने से c और d तभी बनेगा जब टेम्परेचर 273 केल्विन हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। तो ये कुछ क्या है बेटा, बेसिक चीजें हैं जो आपको केमिस्ट्री के अंदर, इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ठीक, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो आप ध्यान से पढ़ो, मेरा जितना भी वीडियो है क्लास 9 का उसको जरूर देखो। मैं सारे चैप्टर रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, नोट्स नहीं बना पाओगे तो नोट्स भी दूंगा। हाँ, वीडियो जरूर देखो। ठीक, और हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।